हेलो दोस्तों, आज मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु MMR अख्तर को नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से ही ऐसा पॉसिबल हो पाया है। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम को समझने के लिए सबसे पहले कुछ हमारे सिंबल्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। हमारे पास ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसको कि हम ग्राउंड फ्रेम कहेंगे। इस ग्राउंड फ्रेम में हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। लेट अस से ये पार्टिकल है 1, ये पार्टिकल 2, ये पार्टिकल 3, ये पार्टिकल 4। हमारे पास कोई एक सिस्टम है, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पार्टिकल 1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है। लेट अस से वो r1 है। So R1 is the position vector of particle 1 in ground frame. हमारा सेकेंड पार्टिकल है 2, इसका पोजीशन वेक्टर जो है लेट अस से कि ये पार्टिकल 2 यहाँ पे है। तो ये हमारा ग्राउंड फ्रेम में पार्टिकल 2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। पार्टिकल 3 का जो है पोजीशन वेक्टर जो है ग्राउंड फ्रेम में लेट अस से वो R3 है। R3 is the position vector of particle 3 in ground frame. क्लियर है? ये हमारा nth पार्टिकल है, इसका जो है Rn पोजीशन है। तो मैं पहले इन सारे पोजीशंस को डिफाइन करूं। सो R1 जो है R1, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर of particle 1 in ground frame, ground frame में इसको अगर मैं R2 में वैसे ही कह सकता हूँ, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 इन ग्राउंड फ्रेम। मैं Ri अगर मैं कहूँ, सो इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ith particle in ground frame, position vector of ith particle in ground frame। आप ठीक वैसे ही Rn भी आप बोल सकते हैं। Rn दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ nth पार्टिकल। हमारे सिस्टम में n पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स का सिस्टम मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सो Rn इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ nth पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ nth पार्टिकल इन ग्राउंड फ्रेम, इन ग्राउंड फ्रेम। सिमिलरली मैं V1 की बात करूंगा। V1 इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 इन ग्राउंड फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 इन ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम में पार्टिकल 1 की
वेलोसिटी v1 है। सिमिलरली v2 होगा, सिमिलरली vn होगा। vn इज द वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल इन ग्राउंड फ्रेम। तो यहाँ पे हमारे पार्टिकल्स के ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में लेट अस से कि हमारा ये v1 वेलोसिटी है, ये हमारा सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इधर है, ऐसे आर्बिट्ररीली मैं मान ले रहा हूँ कि हमारा v2 वेलोसिटी है, ये हमारा इधर जो है ये इसकी वेलोसिटी v3 है, nth पार्टिकल की वेलोसिटी लेट अस से इधर कुछ vn है, तो ग्राउंड फ्रेम है। तो इस अर्थ फ्रेम में हम लोग पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM अगर लिखूं, RCM, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसका ये डेफिनेशन है, दिस इज m1r1 प्लस m2r2 प्लस डॉट mnrn एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2 अप टू so on and so forth प्लस mn। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये हमारा है सिग्मा mi ri अपॉन सिग्मा mi, वेयर i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। सिमिलरली मैं VCM भी लिख सकता हूँ, VCM अगर मुझे लिखना हो तो मैं VCM कैसे लिखूंगा, VCM, so VCM is velocity of center of mass in ground frame and that is m1 v1 plus m2 v2 plus mn vn and divide by m1 plus m2 प्लस डॉट mn। इसको मैं वैसे ही समेशन के टर्म में लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू सिग्मा mi vi एंड डिवाइड बाई सिग्मा mi। ये हमारा डेफिनेशन है। अब यहाँ पे कुछ मैं ये मान सकता हूँ कि ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो ये है, और यहाँ पे इस सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को मैं ये RCM बोलूँगा, RCM। सो RCM इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ग्राउंड फ्रेम, और इसका हमारा कुछ स्पीड है, लेट अस से VCM हमारा कुछ स्पीड है। सो VCM हमारा इस तरह से कुछ मैंने मान लिया। सो VCM इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ग्राउंड फ्रेम। क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम कैसे डिफाइन करें, और भी हम लोग यहाँ पे कुछ एज्यूम करेंगे कि R1 डैश जो है, मैं डैश से जो क्वांटिटीज को मैं रिप्रेजेंट करूँगा वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम को पहले डिफाइन करें। सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, the frame whose origin is at center of mass, the frame whose origin is at center of mass is called as center of mass frame। वो फ्रेम सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इसको हम लोग COM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम मीन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो यहाँ पे हमारा एक नया फ्रेम होगा, लेट अस से कि यहाँ पे ये इसका ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे है। मैं एक
नया डायग्राम बनाता हूं। ये हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम उसको कहते हैं जिसका कि ऑरिजिन जो है सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है। तो हमारे पास ये सिस्टम है, एन पार्टिकल का सिस्टम है, एन पार्टिकल्स का सिस्टम है, और ये हमारे पार्टिकल्स हैं, लेट अस से 1 2 3 4 n, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे हमारा ये ऑरिजिन है, इसको मैंने ऑरिजिन मान लिया। ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, और ये हमारा लेटस है कि जेड डैश एक्सिस है, जेड डैश एक्सिस, और ये हमारा लैब का फ्रेम है या ग्राउंड फ्रेम है। सो एक दो तरह का हमारा फ्रेम है, एक ग्राउंड का फ्रेम है, एक्स उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई एंड जेड, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश है। तो यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, सेंटर ऑफ मास, CMF भी आप कह सकते हैं, CMF मीन्स सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो पार्टिकल 1 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर R1 है। पार्टिकल 1 का, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेट अस से v1 है। लेकिन इसी पार्टिकल 1 का सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोजीशन जो R1 डैश है, R1 डैश। मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मैं पार्टिकल के पोजीशन को डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इस पार्टिकल 1 की जो वेलोसिटी है लेट अस से v1 डैश है, v1 डैश। सो v1 डैश आपको समझना होगा कि R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 इन ग्राउंड फ्रेम, R1 डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1, R1 डैश, डैश से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, R1 डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सिमिलरली Rn डैश तक होगा, R2 डैश, R3 डैश, Rn डैश। सिमिलरली हम v1 डैश कहेंगे, v1 डैश। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। पार्टिकल 1 की वेलोसिटी v1 डैश है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो जब भी मैं डैश लिखूंगा इसका मतलब होगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, और जब मैं बिना डैश का अगर लिखूंगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस पार्टिकल को ग्राउंड फ्रेम में मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं R डैश CM अगर लिखूं, R डैश CM, सो R डैश CM जो है इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ऑरिजिन हमारा सेंटर ऑफ मास पे ही है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो है वो 0 होगा। इस तरह से R डैश CM मैं लिखूंगा कि R डैश CM जो होगा वो 0 होगा। तो R डैश CM है क्या? R डैश CM को अगर मैं डिफाइन करूं, R डैश CM जो है, तो R डैश CM जो होगा M1 R1 डैश प्लस M2 R2 डैश प्लस डॉट 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 प्लस Mn Rn डैश एंड डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस। सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का ये कैरेक्टर है कि उसका R डैश CM का वैल्यू 0 होता है। मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर 0 होगा, बिकॉज
हमारा जो ओरिजिन है सेंटर ऑफ मास पे ही है। अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, सो डी बाई डी टी ऑफ आर डैश सी एम, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करें तो ये वी डैश सी एम मिलेगा। वी डैश सी एम मीन्स द पोजीशन ऑफ मीन्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा m1 v1 डैश, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश प्लस डॉट 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 प्लस mn vn डैश एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। और ये जीरो को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसका वैल्यू हमारा जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो होगा सिग्मा एम आई वी आई डैश, सिग्मा एम आई वी आई डैश का समेशन जो है जीरो होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब मैं लिखना चाहता हूं टोटल मोमेंटम, द सम ऑफ लीनियर मोमेंटा ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। सो टोटल लीनियर मोमेंटम अगर मैं P लिखूं तो P जो होगा पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इन ग्राउंड फ्रेम प्लस दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इन ग्राउंड फ्रेम एंड प्लस डॉट 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 प्लस nth पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इन ग्राउंड फ्रेम। तो इसको मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू m1 v1 पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, m2 v2 दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम एंड प्लस डॉट 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 प्लस mn vm nth पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसको m से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको m से डिवाइड कर दूं तो P जो होगा वो होगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस mn vn एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। तो अगर इससे डिवाइड किया तो इससे हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, m1 प्लस m2 प्लस mn। अब ये जो है हमारा दिस इज VCM, ये हमारा VCM है, तो मैं लिख सकता हूं VCM इंटू m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 प्लस mn। m1 प्लस m2 प्लस mn को कैपिटल M अगर मैं कहूं तो कैपिटल M अगर कहूं तो P जो है ग्राउंड फ्रेम में जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का दैट कैन बी रिटन एज m इंटू VCM। तो ग्राउंड फ्रेम में बहुत सारे पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम को ऐड करना है अगर आपको, तो इस पूरे सिस्टम को n पार्टिकल्स के सिस्टम को आप एक सिंगल पार्टिकल के जैसा इमेजिन करिए जिसका कि मास जो है पूरे सिस्टम के पार्टिकल्स के मास के सम के बराबर है और जिसका स्पीड जो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर है। अगर आप किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम लिखना चाहते हैं तो आप उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को एक सिंगल पार्टिकल से रिप्लेस कर दीजिए, और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटा का सम अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसको एक ऐसा इमेजिनरी पार्टिकल आप सोचिए जिसका कि मास जो है पूरे सिस्टम के पार्टिकल्स के मास के सम के बराबर है और जिसका स्पीड जो है, जिसका वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर है। तो इस तरह से अगर आप हम लोग P इजिकल टू mv लिखेंगे तो पूरे सिस्टम का हम लोग मोमेंटम लिख सकते हैं, यानी पूरे सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक सिंगल फिक्टिशियस पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग लीनियर मोमेंटम लिख पाएंगे। अब अगर मैं लिखूं P डैश, so ये जो P डैश जो होगा दिस इज द लीनियर मोमेंटम, दिस इज द P डैश इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो इसको अगर हमको लिखना है तो हमको लिखना पड़ेगा फर्स्ट पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में प्लस सेकंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में प्लस डॉट 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 nth पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में।
तो ये हमारा होगा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश प्लस डॉट 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 प्लस mnvn डैश। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश प्लस डॉट 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 प्लस mnvn डैश, और इसको मैं m1 प्लस m2 प्लस mn से डिवाइड कर लिया, m1 प्लस m2 एंड प्लस डॉट 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 mn से अगर मैं डिवाइड किया तो हमको इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये जो है वी डैश सी एम है, ये हमारा वी डैश सी एम, सो वी डैश सी एम इंटू m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। तो हम लोग ये जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से पी डैश का वैल्यू हमको 0 आ गया। इस तरह से हम लोग ऐसा भी सेंटर ऑफ मास फ्रेम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज जीरो मोमेंटम फ्रेम, बिकॉज सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो लीनियर मोमेंटा का जो सम होगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वो 0 होता है। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन, वी कैन ऑल्सो कॉल द सेंटर ऑफ मास फ्रेम एज जीरो मोमेंटम फ्रेम, जीरो मोमेंटम फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो एक जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है, मतलब सारे पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटा का सम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 होता है, ऐसा बोल सकते हैं फ्रेम। अब हमारे पास दो फ्रेम है, एक तो ग्राउंड फ्रेम है और ये पार्टिकल 1 है सिस्टम का, और एक हमारे पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम CMF। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो तो RCM है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है उसको मैं RCM बोलूँगा। ये हमारा x डैश है, y डैश है, z डैश, XYZ, XY Z, और अर्थ के फ्रेम में या ग्राउंड के फ्रेम में पार्टिकल 1 का पोजीशन है R1, ये R1 है, और ये RCM है, और ये जो है R1 डैश है। R1 डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो मैं वेक्टर एडिशन को अगर मैं देखूं तो R1 कैन बी रिटन एज RCM प्लस R1 डैश। R1 जो है यहाँ से यहाँ हमको जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाके यहाँ से यहाँ जाके चले गए, तो मैं लिख सकता हूँ R1 इज इक्वल टू R1 डैश एंड प्लस RCM। और अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं, सो मैं इसको ऐसा पहले मैं इसको बोलूँगा क्या कि द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 इन एनी फ्रेम इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दैट फ्रेम। सो ये हमारा, अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो हमको मिलेगा V1 इज इक्वल टू V1 डैश एंड प्लस VCM। सो ऐसे सारे पार्टिकल्स के लिए, सेकंड पार्टिकल के भी अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं R2 इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ग्राउंड फ्रेम। सो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है। मैं V2 लिख सकता हूँ, V2 इज इक्वल टू V2 डैश एंड प्लस VCM।
ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो कन्वीनियंस के लिए अभी हम लोग 2 पार्टिकल्स का ही सिस्टम मानेंगे और बातों को जनरलाइज कर देंगे। तो मैं 2 पार्टिकल्स का सिस्टम एक इमेजिन कर रहा हूं और उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में लिखना चाहता हूं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन ग्राउंड फ्रेम में टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का मैं लिखना चाहता हूं। सो ग्राउंड फ्रेम में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी K होगा एंड दैट इज इक्वल टू पहला पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर एंड प्लस दूसरे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर। और अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों तो मैं ऐसा भी लिखता हूँ हाफ mn vn स्क्वायर। अब मैं काइनेटिक एनर्जी को वेक्टोरियल फॉर्म में कैसा लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं समेशन कर देता हूँ, समेशन हाफ mi vi का स्क्वायर, हाफ mi vi का स्क्वायर वेयर i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। और इसको अगर मैं लिखूँ समेशन, हाफ तो बाहर आ जाएगा और ये लिखूँ mi और इसको vi का स्क्वायर पर लिखता हूँ vi वेक्टर डॉट vi वेक्टर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी को वेक्टोरियली मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैं vi यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, vi वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन ग्राउंड फ्रेम, ऐसा लिख सकता हूँ। तो vi को vi डैश प्लस vcm मैंने लिखा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ हाफ समेशन mi तो रहने दिया और vi को लिखा vi डैश प्लस vcm और इसको डॉट, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, जैसे vi डैश एंड प्लस vcm, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अभी हमारा a डॉट b है, तो इसको अगर मैं आगे लिखूँ तो ये हमारा समेशन है, mi है और vi डैश का vi डैश के साथ डॉट होगा, मैं लिखूँगा vi डैश डॉट vi डैश एंड प्लस vi डैश डॉट vcm एंड प्लस vcm डॉट vi डैश प्लस vcm डॉट vi डैश एंड प्लस vcm डॉट vcm, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो ये हमारा होगा हाफ सिग्मा mi vi डैश डॉट vi डैश, तो vi डैश और vi डैश के बीच का एंगल जो है 0 होगा, तो ये हो जाएगा सीधा vi स्क्वायर कॉस 0, vi डैश स्क्वायर प्लस vcm डॉट vcm स्क्वायर एंड प्लस ये जो है हमारा डॉट प्रोडक्ट, हम लोग जानते हैं कि वो a डॉट b डॉट a के बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ vcm मैंने कॉमन ले लिया, vcm तो ये हमारा 2 vcm डॉट vi डैश हो जाएगा, vi डैश, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ समेशन mi vi डैश स्क्वायर एंड प्लस हाफ समेशन mi इंटू vcm स्क्वायर एंड प्लस हाफ समेशन mi
इंटू 2 VCM डॉट VI डैश, ये हमारा मिलेगा। तो अगर दो पार्टिकल ही अगर मैं मानूं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mi है तो हो जाएगा, पहला पार्टिकल है तो m1v1 डैश स्क्वायर, और दूसरा पार्टिकल है तो हाफ m2v2 डैश स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। और सिग्मा mi तो कैपिटल M मैं लिख सकता हूँ, इसको लिखा हाफ सिग्मा mi को मैं लिखता हूँ m1 प्लस m2 पहले लिख लें इंटू VCM स्क्वायर एंड प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा VCM बाहर आ जाएगा, VCM बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा mi vi डैश VCM डॉट समेशन ऑफ mi vi डैश। तो mi vi डैश का समेशन मुझे लिखना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, बिकॉज पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी k1 डैश है, इसको मैं लिख सकता हूँ k1 डैश मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड प्लस इसको लिखूंगा हाफ कैपिटल M VCM स्क्वायर, और इसको लिखूंगा मैं VCM डॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन m1v1 डैश प्लस दो पार्टिकल का अगर मैं सिस्टम मानूँ तो हो जाएगा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, m2v2 डैश। अब मैंने क्या किया कि यहाँ m1 प्लस m2 से डिवाइड कर लिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये जो है v डैश CM है, सो ये मैं लिखूंगा k1 डैश प्लस k2 डैश को लिखूंगा k डैश प्लस हाफ m VCM स्क्वायर, और ये जो है दिस द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम का ये डेफिनेशन है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो है वो जीरो होता है। इसको मैं लिखता हूँ v डैश CM इंटू m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी जो है वो जीरो होगा। तो इस तरह से हमारा ये जो आएगा k डैश प्लस हाफ m VCM स्क्वायर प्लस ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की स्पीड जीरो, वेलोसिटी जीरो। इस तरह से हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया कि मतलब काइनेटिक एनर्जी इन एनी फ्रेम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको हम ऐसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इन एनी फ्रेम kinetic energy in any frame, kinetic energy in any frame is equal to kinetic energy in center of mass frame, kinetic energy in center of mass frame प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास।
आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिखना है तो आप पहले क्या करिए कि उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखिए और आप एक फिक्टिशियस पार्टिकल इमेजिन करिए जिसका कि मास जो है सिस्टम ऑफ मास के बराबर है और जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो बोल सकते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी इन एनी फ्रेम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस the kinetic energy of a fictitious particle having mass equal to the mass of the system and having velocity and moving with velocity equal to the velocity of center of mass। इस तरह से। तो अब अगर हमें काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिखना हो तो हम जानते हैं कि अगर हमको लिखना है काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम तो हमको लिखना है काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिखेंगे प्लस हाफ एम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखना पड़ेगा। सो दैट इज v डैश सी एम का स्क्वायर। सो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी लिखना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमारे पास ये फॉर्मूला क्या है कि k इज इक्वल टू के डैश एंड प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर है। तो हम लिखना चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो k डैश है। ये हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिखो और हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे अगर फ्रेम अटैच कर दें तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा v डैश सी एम होगा लेकिन v डैश सी एम हम लोग जानते हैं 0 है। सो k डैश इज इक्वल टू k डैश है यार। तो किसी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी हमारा जो एक पॉजिटिव सेमी डेफिनिट क्वांटिटी है बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो है या तो ग्रेटर देन 0 होगा और एट वर्स्ट इट इज इक्वल टू 0। सो काइनेटिक एनर्जी अगर मिनिमम अगर हमको लिखना है कि अगर हमको मिनिमम लिखना है हमारे पास फॉर्मूला है k इज इक्वल टू के डैश प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कि अगर मैं मिनिमम लिखना चाहता हूँ तो k हमारा मिनिमम k डैश के बराबर होगा बिकॉज इसको मैंने 0 मान लिया। काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू जो है सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हमारा k डैश होगा। इस तरह से सेंटर ऑफ मास फ्रेम को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रेम and is zero momentum frame। सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है एक जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रेम होता है। क्लियर है ना। दूसरी बात यह है कि k इज इक्वल टू के डैश प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर है कि हमारे पास है कि काइनेटिक एनर्जी इन एनी फ्रेम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है इन एनी फ्रेम को हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल kinetic energy, and the kinetic energy of center of mass is also called as external kinetic energy, external kinetic energy। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक कंटेनर है, एक गैसियस सिस्टम है, उसमें गैसेज जो है कंटेनर में भरा हुआ है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका हमारा एक रैंडम स्पीड होगा।
हर मॉलिक्यूल जो है किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और ये पूरा बॉक्स भी जो है अगर सपोज करो कि v स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पे जो गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है। रैंडम मोशन की वजह से जो गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ पे हमारा ये बॉक्स एज ए होल ये मूव कर रहा है v स्पीड से, वो vc स्पीड से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे दो तरह का काइनेटिक एनर्जी है, एक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी टू द मूवमेंट ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो वो काइनेटिक एनर्जी हमको कहाँ से, ये बॉक्स के अंदर अगर मैं चला जाऊंगा, मतलब वो हमारा सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं बैठ जाऊंगा तो वहाँ पे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो गैसेस मॉलिक्यूल जो है जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं उनके काइनेटिक एनर्जी का क्यूमुलेटिव सम को हम लोग इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और ये बॉक्स एज ए होल अगर ये मूव कर रहा है VCM से, तो ये भी एक हमारा बॉक्स का काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो हमको वो एक्सटर्नली जो है अपीयर होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है ना? तो काइनेटिक एनर्जी दो तरह का होगा, एक इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और हमारा एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी होगा, और वो एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी वो होगी सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी जिस किसी फ्रेम से हम सेंटर ऑफ मास के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है ना? अब k डैश जो हमारे पास है, k डैश मैं दो पार्टिकल का सिस्टम में इमेजिन करता हूँ। तो k डैश जो हमारे पास है वो है हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी इन एनी फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन एनी फ्रेम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और दैट फ्रेम। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है v2 इज इक्वल टू v2 डैश एंड प्लस VCM। इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कहता हूँ। सो अगर मैं v1 माइनस v2 अगर मैं देखूँ, सो v1 माइनस v2, तो v1 माइनस v2 इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, और उसको अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट अगर करता हूँ तो हमको मिलेगा v1 डैश माइनस v2 डैश, ये हमको मिलेगा। सो v1 डैश माइनस v1 माइनस v2 को मैं बोलूँगा v रिलेटिव, तो रिलेटिव, तो v रिलेटिव इज ऑल्सो v1 माइनस v2 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू v1 डैश माइनस v2 डैश। तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि दो पार्टिकल्स का रिलेटिव स्पीड किसी फ्रेम में इज इक्वल टू उन दोनों पार्टिकल्स का रिलेटिव स्पीड सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो पार्टिकल्स का जो, अगर किसी पार्टिकल के स्पीड के बारे में बात करें तो किसी पार्टिकल का स्पीड जो है एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जैसे किसी पार्टिकल का स्पीड आप किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर वो उसका स्पीड या वेलोसिटी डिपेंड करेगा। किसी पार्टिकल का वेलोसिटी वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेकिन दो पार्टिकल्स का जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जैसे कि यहाँ पे पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, पार्टिकल 1 की रिलेटिव वेलोसिटी पार्टिकल 2 के रेस्पेक्ट में है, दैट इज v1 माइनस v2। सो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी पार्टिकल 2 के रेस्पेक्ट में ग्राउंड फ्रेम में जो है वही पार्टिकल 1 का वेलोसिटी पार्टिकल 2 के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है। सो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी बट द रिलेटिव वेलोसिटी इज ए फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल्स इज ए फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। सो यहाँ पे हमारे पास ये v रिलेटिव आया। जो v रिलेटिव जो है वो v रिलेटिव को मैं लिख सकता हूँ v रिलेटिव इज इक्वल टू हमारे पास है v1 डैश माइनस v2 डैश। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के नॉलेज से हमको ये पता है कि m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये हमारा v डैश cm है। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो कि 0 के बराबर होता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन है। तो
V1 डैश और V2 डैश में मेरे पास दो रिलेशंस मिले। एक तो हमको यहाँ पे मिला, एक मिला V1 डैश माइनस V2 डैश एंड दैट इज V रिलेटिव। एक इक्वेशन हमको ये मिला और दूसरा मिला M1 V1 डैश, M1 V1 डैश, M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश इज इक्वल टू 0। इसको मैं 1 कहता हूँ, इसको मैं 2 कहता हूँ। सो हमारे पास V1 डैश और V2 डैश में दो इक्वेशन है, तो V1 डैश और V2 डैश के वैल्यू को मैं निकाल सकता हूँ। सो लेट अस से इक्वेशन 1 में अगर मैं M2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको मिलेगा M2 से, तो ये मिलेगा M2 V1 डैश प्लस माइनस M2 V2 डैश और दैट इज इक्वल टू M2 इंटू V रिलेटिव। लेट अस से कि इसको इक्वेशन 3 कह दिया। 2 और 3 को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारा ये मिल जाएगा M2 V2 डैश कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा M1 प्लस M2 इंटू V1 डैश इज इक्वल टू M2 इंटू V रिलेटिव। सो V1 डैश का वैल्यू हमको मिल जाएगा, V1 डैश का वैल्यू V रिलेटिव के टर्म में मिल जाएगा एंड दैट इज M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू V रिलेटिव। ये V रिलेटिव के टर्म में हमको मिल जाएगा P1। और हमारे पास 2 से है M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो V2 डैश हमको V1 डैश के टर्म में मिलेगा, तो यहाँ से M2 V2 डैश वो मिलेगा माइनस M1 V1 डैश। इसको मैं इक्वेशन 4 कहता हूँ। सो V2 डैश जो हमको मिलेगा V2 डैश एंड दैट इज इक्वल टू माइनस M1 बाई M2 इंटू V1 डैश इंटू V1 डैश। और V1 डैश हमको पता है इक्वेशन 4 से, तो उसको मैं रखता हूँ। सो V2 डैश हमको मिला माइनस M1 अपॉन M2 और V1 डैश की जगह पे मैं रखूँगा, V1 डैश हमारा 4 से आया है, M2 बाई M1 प्लस M2, M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू V रिलेटिव। तो ये M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमको V2 डैश मिलेगा माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू V रिलेटिव। ये है। सो V1 डैश और V2 डैश का वैल्यू हम लोगों ने निकाला। तो मैं फाइनली लिखना चाहता हूँ V1 डैश हमारे पास जो मिला, V1 डैश वो मिला M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू V रिलेटिव और V2 डैश जो मिला एंड दैट इज इक्वल टू माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू V रिलेटिव। ये हमको मिला। सो इंटरेस्टिंग बात है कि V1 डैश में M2 है और V2 डैश में M1 है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। सो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, यहाँ से मैं V1 अगर मैं लिखूं, V1 का मैग्नीट्यूड V1 डैश क्या आएगा, सीधा M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू V रिलेटिव, मैग्नीट्यूड की बात करूँ। और V2 डैश अगर मैं लिखूं तो मॉड्यूलस अगर हम लेंगे तो माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू V रिलेटिव। तो मैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम लिखना चाह रहा हूँ। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। सो V1 डैश और V2 डैश का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे।
तो हमको मिलेगा हाफ m1, v1 डैश का वैल्यू मैं लिखूंगा m1 बाई m1 प्लस m2, m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू v, आई एम सॉरी यहाँ पे m2 है हमारा, m2 है m2, सो m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर एंड प्लस हाफ m2 और v2 जो है वो है m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव। v2 डैश इज m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव, और इसका स्क्वायर हमको करना है। तो ये हमको मिलेगा हाफ, ये लिखेंगे m1 m2 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू v रिलेटिव स्क्वायर प्लस हाफ m2 m1 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर, ये हमको मिलेगा। तो इस तरह से अगर मैं सॉल्व करूं इसको, तो यहाँ पे हमको मिलेगा हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा। तो m1 m2 का स्क्वायर में से m1 m2 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा m2 और यहाँ पे m1 m2 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा m1, तो ये होल स्क्वायर से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमको मिलेगा k डैश इज इक्वल टू हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, दो वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायमेंशन जो होगा, यूनिट जो होगा, वो हमारा वेलोसिटी का यूनिट होगा। और ये मास का प्रोडक्ट है, तो मास का प्रोडक्ट का मास का स्क्वायर होगा, या मास का सम का वो मास होगा, तो मास का स्क्वायर बाई मास, तो एक हमारा मास कैंसिल हो जाएगा। यानी ये क्वांटिटी भी हमारा मास का यूनिट रखता है, और इस क्वांटिटी को ही हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमारा हाफ, ये हमारा हो जाएगा म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो इस तरह से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर हमको मिला, जहाँ पे कि वेयर म्यू इज इक्वल टू वेयर म्यू इज इक्वल टू m1 m2 बाई m1 प्लस m2 हमको मिला। सो 1 बाई म्यू अगर आप लिखें, तो 1 बाई म्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वो m1 प्लस m2 बाई m1 m2 मिलेगा। इसको अगर मैं अलग कर लूँ तो मिलेगा m1 बाई m1 m2 एंड प्लस m2 बाई m1 m2, और m1 से m1 कैंसिल, m2 से m2 कैंसिल। सो हमको ये मिलेगा 1 बाई म्यू इज इक्वल टू 1 बाई m1 m2 प्लस 1 बाई m1, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। तो इस तरह से हमारा ये मिला। तो मैं काइनेटिक एनर्जी किसी फ्रेम में क्या लिख सकता हूँ? सो काइनेटिक एनर्जी किसी फ्रेम में अगर मैं लिखूंगा, सो काइनेटिक एनर्जी इन एनी फ्रेम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट इज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, वो है हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, और ये हमारा एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी है, वो है हाफ कैपिटल M इंटू VCM का स्क्वायर। सो दिस इज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। सो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी में रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट आता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी, एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे इस म्यू को रिड्यूस्ड मास क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा म्यू का वैल्यू m1 से भी छोटा है, और म्यू का वैल्यू जो है वो m2 से भी छोटा है,
और म्यू जो है वो मास का ही डायमेंशन, मास का ही यूनिट रखता है, तो ये दोनों से ही छोटा है। तो इस तरह से हमारा जब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग सिस्टम का लिखते हैं तो जो मास जो है वो रिड्यूस मास का जो वैल्यू है सिस्टम के जो जितने सारे पार्टिकल्स हैं उसमें जो लीस्ट मास का पार्टिकल है उससे भी म्यू का वैल्यू जो है वो कम आता है। सो किसी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखने में इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जब भी हम लोग लिखते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम जब लिखते हैं तो वहाँ रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आता है, और जब हम लोग सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो वहाँ पे हमारा सारे मासेज को सम कर देते हैं और वो हमारा VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लेते हैं। इस तरह से ये हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम मैंने एक्सप्लेन किया। रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है, मैंने जैसा कि बताया कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है वो एक ऐसा फ्रेम है जिसका ओरिजिन जो है सेंटर ऑफ मास पे होता है और वो जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो है सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और हमारा जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो है वो एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रेम होता है। ओके बच्चों, मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें जो है आपको समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप हमको मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी जो है वो है madhu_ism@yahoo.co.in। इस पे आप हमको मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं जितना जल्दी हो सके उसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको भेज दूंगा। क्लियर है? ओके, इसी के साथ जो है मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।